Hi everyone, welcome to जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में, उसके बाद डीएनए के केमिस्ट्री के बारे में। ओके, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तरीके से काम करता है, डीएनए हेलिकेज कहाँ पर बाइंड होता है, ये सारा चीज हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज हम बात करेंगे एक्चुअल जो डीएनए इनिशिएशन होता है वो कहाँ से होता है और ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से डीएनए का इनिशिएशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से डीएनए का इनिशिएशन होता है। दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन पर ये आज हमारा फोकस रहेगा कि इनिशिएशन किस तरीके से होता है डीएनए का। ओके, जितना भी कंटेंट यहाँ पर लिया गया है ये सारा जो कंटेंट है वो वाटसन से लिया गया है। आप वाटसन की बुक को प्रेफर कर सकते हो। ओके, इनिशिएशन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डीएनए का इनिशिएशन होता है। ओके, या रेप्लिकेशन किस तरीके से पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस डायरेक्ट द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए का जो क्या करता है, डायरेक्ट इनिशिएशन में पार्टिसिपेट करता है। वो कौन कौन से सीक्वेंस हो सकता है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। The initial formation of a replication fork requires the separation of the two strand of DNA duplex to provide the single stranded DNA necessary for DNA helicase binding and to act as the template for the synthesis of both the RNA primer and new DNA. Okay, इससे जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हम लोग बात किए कि आरएनए प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्या होता है। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कौन कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम होता है, जैसे ही वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड के साथ बाइंड होता है तो डीएनए को क्या करता है, वो अनबाइंड करना शुरू कर देता है और डीएनए किसमें चेंज हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो आरएनए प्राइमर होता है वो आरएनए प्राइमर क्या होता है, जैसे ही डीएनए अनबाइंड होता है तो आरएनए प्राइमर दोनों स्ट्रैंड के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है आरएनए प्राइमर और डीएनए का सिंथेसाइज शुरू हो जाता है। ओके, ये सारी जो बातें हैं ये सारी बातें हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें कर चुके हैं। ऑल्दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन ऑल्सो कॉल्ड डीएनए अनबाइंडिंग। जैसे ही डीएनए सेपरेशन होता है उसी को हम डीएनए अनबाइंडिंग के नाम से जानता है। इज मोस्ट इजीली accomplished at chromosome end. डीएनए सिंथेसिस जनरली इनिशिएट एट इंटरनल रीजन। ओके, जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है, जो इंटरनल रीजन होता है वहां से क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का इनिशिएशन शुरू होता है। Indeed, for circular chromosome, the lack of chromosome ends make internal DNA unwinding essential to replication initiation. Okay, जो सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, जैसे कि हम बैक्टीरिया के केस में बात करते हैं या प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और सर्कुलर क्रोमोसोम में कोई भी क्रोमोसोमल एंड प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो इंटरनल रीजन पे ही क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएशन होगा। कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। द स्पेसिफिक साइट एट विच डीएनए अनवाइंडिंग एंड इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन अकर आर कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, कुछ स्पेसिफिक साइट होता है जहां से क्या होता है, डीएनए अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाता है और जैसे ही डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाता है तो वहां पर रेप्लिकेशन क्या होना शुरू हो जाता है, इनिशिएशन होना शुरू हो जाता है। ओके, जहां से डीएनए अनबाइंड होता है उसी स्पेसिफिक साइट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं या ओआरआईसी के नाम से जानते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से है। देयर आर मे बी एज
few as one or as many as thousand of origin per chromosome. ओके, जो ऑर्गेनिज्म होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ओरिजिन बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोकैरियोट के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक ही ओरिजिन होता है, लेकिन यदि हम यूकैरियोट की बात करें तो उसमें मल्टीपल ओरिजिन्स प्रेजेंट हो सकता है पर क्रोमोसोम में। ओके, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये बातें याद रखना होगा। द रेप्लिकॉन मॉडल फॉर रेप्लिकेशन इनिशिएशन। ओके, अब यहाँ पर जो रेप्लिकॉन मॉडल है वो किस तरीके से रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। ओके, रेप्लिकॉन जो मॉडल है, रेप्लिकॉन जहां से डीएनए का अनबाइंडिंग होना शुरू हो जाएगा और जहां से इनिशिएशन शुरू होगा, उस पूरे के पूरे एरिया को हम रेप्लिकॉन के नाम से जानते हैं। ओके, अब ये रेप्लिकॉन एक हो सकता है, दो हो सकता है। जैसे कि हम अगर हम प्रोकैरियोट के बारे में बात करें तो एक ही रेप्लिकॉन होता है और वहां से डीएनए अनबाइंड होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि हम यूकैरियोटिक के बारे में बात करें तो वहां पर मल्टीपल रेप्लिकॉन होता है और जितना रेप्लिकॉन होगा उतना ही क्या होगा, ओरिजिन प्रेजेंट होगा। ओके, द रेप्लिकॉन मॉडल प्रपोज टू कंपोनेंट दैट कंट्रोल्ड द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, द रेप्लिकेटर एंड द इनिशिएटर। ओके, तो जो रेप्लिकॉन होता है उसमें एक होता है रेप्लिकेटर और एक होता है इनिशिएटर। जो रेप्लिकेटर होता है वो क्या करता है, इनिशिएटर का काम करता है। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि रेप्लिकेटर कौन है और इनिशिएटर कौन होता है। उसके बाद तो अब दो कंपोनेंट हो सकता है, तो दो कंपोनेंट में सबसे पहला जो होता है फर्स्ट, द रेप्लिकेटर इज डिफाइंड एज द सीस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस that are sufficient to direct the initiation of DNA replication. ओके, जो यहाँ पर रेप्लिकेटर होता है और इनिशिएटर होता है, दोनों के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें रेप्लिकेटर के बारे में बात करें तो रेप्लिकेटर क्या होता है, एक सीस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस होता है जो क्या कर सकता है डीएनए को रेप्लिकेशन या डीएनए को इनिशिएशन कराने के लिए सफिशिएंट होते हैं। ओके, अब ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो होता है, जो वो सीस एक्टिंग सीक्वेंस क्या होता है उसे हम स्ट्रक्चर में अच्छे से देखेंगे। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन which is the physical site on the DNA where the DNA is unbound and DNA synthesis initiate. Okay, और ये जो रेप्लिकेटर होता है, ये जो सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस होता है, वहां से क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और क्या होता है डीएनए का सिंथेसिस भी शुरू हो जाता है। ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द रेप्लिकेटर। ओके, बताया जा रहा है कि जो डीएनए जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो किसका पार्ट होता है, रेप्लिकेटर का ही पार्ट होता है। ओके, क्योंकि ओरिजिन साइट क्या होता है, रेप्लिकेटर का पार्ट होता है और वो उसमें क्या होता है काफी सारे प्रोटीन आगे बाइंड होते हैं और वहां से क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। Sometimes, particularly in eukaryotic cell, the origin of replication is only a fraction of the DNA sequence required. Okay, लेकिन यदि हम बात करें अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में तो इसमें क्या होता है, कुछ एक फ्रैक्शन होता है डीएनए सीक्वेंस जो कि रिक्वायरमेंट होता है डीएनए को इनिशिएशन कराने के लिए। यहाँ पर लिखा है डीएनए सीक्वेंस रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये जो इनिशिएशन रेप्लिकेशन है इसी को हम डीएनए रेप्लिकेटर कहते हैं। द सेम distinction can be made between the transcriptional promoter and the start site of transcription. ओके, और ये जो आपका जो जहां से डीएनए का और रेप्लिकेशन इनिशिएशन होता है वहीं से ही क्या होता है डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है, तो वो सारे चीज भी यही से स्टार्ट होता है। ओके, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। The second component of the replicon model is the initiator protein. जो replicon होता है, ओके, जो replicon होता है इसमें क्या होता है initiator protein present होता है। This protein specifically recognize the DNA element and the replicator and activates the initiation of replication. ओके, और ये जो replication शुरू होगा तो शुरू होने के लिए यहाँ पर क्या होगा, जो initiator protein present होता है, ये प्रोटीन क्या करेगा, जो स्पेसिफिक जो डीएनए सीक्वेंस होता है या डीएनए एलिमेंट होता है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और वहां से क्या करेगा, एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, इनिशिएटर प्रोटीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड यूकैरियोटिक सेल।
जो इनिशिएटर प्रोटीन होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से देखा गया है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग प्रोटीन को देखना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ऑल इनिशिएटर प्रोटीन सेलेक्ट द साइट दैट विल बिकम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, जितने भी इनिशिएटर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, सिलेक्टेबल प्रोटीन होता है, और वो क्या करता है, ओरिजिन साइट को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और वहां से डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करवाता है, शुरू करवाता है। although they are recruit the DNA by different methods, okay, कोई अलग अलग तरीके से शुरू हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। Interestingly, all of known initiator protein are regulated by ATP binding and hydrolysis and share a common core AAA plus ATP binding motif related to, but distinct from that used by sliding DNA clamp loader। ओके, यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रोटीन होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन यहाँ पर क्या है, जितने भी यहाँ पर इनिशिएटर प्रोटीन होते हैं वो क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन होता है, यानी कि वहां पर क्या होगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए। ओके, लेकिन यदि हम यहाँ पर स्लाइडिंग क्लैंप लोडर की बात करें तो स्लाइडिंग क्लैंप लोडर में जो एटीपी की जरूरत पड़ती है वो उसका जो एक्टिवेशन है कुछ अलग तरीके से होता है, उसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी सारे एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन होता है उनका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो कुछ अलग कॉमन प्रोटीन के थ्रू होता है, जैसे कि यहाँ पर एटीपीएस एसोसिएशन एक्टिवेटिंग प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, इसको हम AAA+ के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एटीपीएस एसोसिएशन एक्टिवेशन प्रोटीन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो इससे पहले हम लोग बात किए थे, जो स्लाइडिंग क्लैंप लोडर होता है, स्लाइडिंग क्लैंप लोडर को यदि स्लाइडिंग क्लैंप को यदि लोड करवाना है तो वहां पर क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उस प्रोटीन को एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो दो तरीका हो गया यहाँ पर। जब भी आपका इनिशिएशन शुरू होगा तो इनिशिएशन शुरू होने के लिए जितने भी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी उसमें क्या होगा, ये AAA+ एटीपी, ये एटीपीएस काम करेगा, तब जाके वो प्रोटीन क्या होगा, एक्टिवेट होगा। लेकिन स्लाइडिंग क्लैंप लोडर के लिए डायरेक्ट क्या होता है, एटीपीएस क्या होता है, बाइंडिंग होता है, और वहां पर स्लाइडिंग क्लैंप लोडर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ओके, as we see later, the initiator protein is the only sequence specific DNA binding protein involved in the initiation or replication। जितने सारे भी आपका इनिशिएटर प्रोटीन होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, इनिशिएशन और रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। The remaining protein required for the replication initiator do not bind to the DNA sequence specifically। Okay, इसके बाद जब भी replication initiation हो जाता है उसके बाद बचे जो प्रोटीन और भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहां पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा। लेकिन जैसे रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाएगा उसके बाद और भी सारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उन सारे प्रोटीन के लिए कोई भी यहाँ पर एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, या आप बोल सकते हो कि उसके लिए कोई भी आपका डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस क्या नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। लेकिन जो आपका इनिशिएटर प्रोटीन होता है उनके लिए क्या होता है, सीक्वेंस स्पेसिफिक होना बहुत ही जरूरी है। इंस्टेड दिस प्रोटीन आर recruit to the replicator through a combination of protein-protein interaction and affinity for specific DNA structure। Example, single-stranded DNA or primer template junction। Okay, यहाँ पर जो प्रोटीन इंटरेक्शन होता है वो प्रोटीन इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन की बात करें तो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन में बहुत सारा प्रोटीन इंटरेक्शन होता है, तब जाके वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो प्रोटीन जितने भी प्रोटीन होते हैं जो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है,
वो सारे प्रोटीन का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और उनका एफिनिटी क्या होता है, एक सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। ओके, एक तो प्रोटीन का जो काम होता है वो भी सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, और यहाँ पर जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, तो जितने भी प्रोटीन होगा उनका जो इंटरेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एफिनिटी, उनका जो एफिनिटी होगा वो क्या होगा, डीएनए स्ट्रक्चर के साथ स्पेसिफिक होगा। ओके, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इंडीड फॉर मैनी यूकैरियोटिक सेल्स even the initiator protein does not show sequence specific DNA binding activity। ओके, लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो वहां पर जितने सारे भी इनिशिएटर प्रोटीन होती है उनको कोई भी सीक्वेंस स्पेसिफाई होने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक स्ट्रक्चर से हम देखें, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ ये रेप्लिकेटर है, यानी कि जहां से क्या होगा, डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेटर वो जगह है जहां से क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा, और इनिशिएटर वो है जो क्या कर सकता है, उस जगह पे जाके बाइंड होगा। ओके, तो आपको दोनों चीजों को आपको यहाँ से समझना है। एक होता है, जैसे पहले बात किए थे हम लोग, एक तो होता है इनिशिएटर प्रोटीन और दूसरा होता है रेप्लिकेटर। ओके, तो एक होता है रेप्लिकेटर, दूसरा होता है इनिशिएटर। रेप्लिकेटर वो जगह है जहां से डीएनए का क्या होता है, अनबाइंडिंग होना शुरू होता है, और इनिशिएटर क्या होता है, जो उस रेप्लिकेटर में आके बाइंड करेगा और वहां से क्या करेगा, डीएनए का इनिशिएशन शुरू करवाएगा। तो जैसे ही इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड होगा उसके बाद क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होता है या प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक यानी कि ई कोली डीएनए के बारे में। ओके, रेप्लिकेटर सीक्वेंस इंक्लूड इनिशिएटर बाइंडिंग साइट एंड इजीली अनबाउंड डीएनए। ओके, जितने भी रेप्लिकेटर होते हैं वो सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं, और जो भी इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड होता है उस रेप्लिकेटर में वो उसका जो साइट होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्पेसिफिक साइट सीक्वेंस होता है, जिसको इजीली क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, और इजीली वहां से क्या कर सकता है, डीएनए को अनबाउंड कर सकते हैं। The DNA sequence of known replicator share two common feature। इसमें दो कॉमन फीचर्स होते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन फीचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट, they include a binding site for initiator protein। ओके, इससे पहले हम लोग डायग्राम में देखिए कि एक होता है रेप्लिकेटर जहां पर क्या होगा, डीएनए अनबाइंड होगा, और दूसरा होता है इनिशिएटर प्रोटीन। ओके, तो फर्स्ट में क्या होगा, they include a binding site for the initiator protein that nucleate the assembly of replication initiation machinery। ओके, क्या बोला जा रहा है, तो ये जो फर्स्ट में क्या होगा, जितने सारे भी यहाँ पर रेप्लिकेटर प्रोटीन होती है वो सारे असेंबली होगा। कहाँ पर असेंबली होगा, रेप्लिकेशन जो इनिशिएशन साइट होगा वहां पर क्या होगा, ये असेंबली होगा, और जो डीएनए का इनिशिएशन है, जो डीएनए इनिशिएशन करवाने वाले जो मशीनरी है वो सारे क्या होगा, यहाँ पर असेंबली होगा। सेकंड में देखा जा रहा है कि दे इंक्लूड अ स्ट्रेच of AT rich DNA that unwinds ready but not spontaneously। Okay, spontaneously unwind। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जो डीएनए जहां से क्या होगा, डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा, वो एटी रिच होता है। डीएनए का जो एटी रिच रीजन होता है, क्योंकि एटी रिच इसीलिए वो रिक्रूटमेंट किया गया है कि जो, क्योंकि एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा आसान होता है। अगर हम सीजी की बात करें या जीसी की बात करें, तो सीजी और जीसी में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जिसको ब्रेक करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, जिसको जो ब्रेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा सेल ये कोशिश करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब भी हो तो कम से कम एनर्जी के साथ शुरू हो, और कम से कम एनर्जी देना पड़े ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाए। ओके, तो इसीलिए पूरे के पूरे सर्कुलर क्रोमोसोम में जहां भी एटी रीच होता है वहां क्या होता है, डीएनए का इनिशिएशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है,
ओके, इस रिएक्शन को होने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर एटीपी की जरूरत पड़ती है। अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए एट रेप्लिकेटर इज कंट्रोल्ड बाय द रेप्लिकेशन इनिशिएशन प्रोटीन। जितने भी अनबाइंडिंग अब डीएनए का जैसे अनबाइंडिंग होना शुरू हो जाएगा, जिस रेप्लिकेटर से डीएनए अनबाइंड होना शुरू हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इनिशिएशन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। एंड द एक्शन ऑफ दिस प्रोटीन्स इज टाइटली रेगुलेटेड इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, टाइटली क्या होता है, ये रेगुलेटेड होती है और ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेरी करता है। ओके, द सिंगल रेप्लिकेटर रिक्वायर इक्वली क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज कॉल्ड ओराइसी। ओके, ओराइसी को हम बोलते हैं जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का इनिशिएशन शुरू हो जाएगा। ओके, ओराइसी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जहां से क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएशन शुरू होगा। टू रिपीटेड मोटिव फॉर क्रिटिकल फॉर ओराइसी फंक्शन। ओके, दो क्रिटिकल क्या होता है यहाँ पर, ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है जहां से क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। यदि हम यू बैक्टीरिया के केस में देखें तो ये जो ओराइसी होता है, जो टू क्रिटिकल ओराइसी होती है, जो मोटिव होता है, एक डोमेन होता है। वो डोमेन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो डोमेन होता है वो होता है द 9' मोटिव इज द बाइंडिंग साइट फॉर द इक्वल इनिशिएटर। एक होता है 9' मोटिव, जहां पर क्या होगा, ये जो जो इनिशिएटर प्रोटीन होते हैं वो यहाँ पर बाइंड करेगा। जैसे कि वहां पर कौन कौन बाइंड कर सकते हैं, डीएनए ए एंड रिपीटेटिव 5 टाइम्स एट ओराइसी। ओके, तो डीएनए ए कहां पर बाइंड करेगा, अपर 9' में बाइंड करेगा। और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, ये 5 टाइम रिपीट होता है। उसके बाद जो सेकंड जो आपका मोटिव होता है वो होता है 13'। द 13' मोटिव रिपीटेड 3 टाइम्स, ये 3 टाइम रिपीट होता है। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार सीएसआईआर में आया हुआ था कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसमें दो मोटिव होता है। एक होता है 9' मोटिव जो कितना 5 टाइम रिपीट होता है, और जो सेकंड होता है वो होता है 13' मोटिव जो क्या होता है हमारा 3 टाइम रिपीट होता है। इज द इनिशियल साइट फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्मेशन ड्यूरिंग इनिशिएशन। जब भी डीएनए का ओरिजिन साइट इनिशिएशन होगा, तो इनिशिएशन के लिए ये जो दो इनिशियल साइट होते हैं, ये इसी साइट से ही क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनने लगेगा। ओके, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन्हीं दो मोटिव से ही क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो अलग अलग स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो है ओराइसियन ई कोली। अगर हम ई कोली की बात करें तो अब इससे पहले हम लोग जो स्ट्रक्चर देखे, ये होता है 13'। जो 13' होता है वो क्या होता है, 3 टाइम रिपीट होता है। और जो 9' होता है वो क्या होता है, 5 टाइम रिपीट होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो बेस पेयर होती है वो 245 बेस पेयर होती है। ओके, अगर बी की बात करें हम तो यहाँ पर SB40 एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, ये ईपी एलिमेंट होता है। तो ईपी ये जो एलिमेंट होता है ये 2 टाइम रिपीट होता है, और जो पी एलिमेंट होता है वो 4 टाइम रिपीट होता है। इसमें ओवरऑल जो सीक्वेंस होता है वो कितना होता है, बेस पेयर होता है वो 65 बेस पेयर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे कि एस सेरेविसी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो एस सेरेविसी के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक B2 मिजन होता है जो एक ही टाइम रिपीट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये B1 होता है और ये होता है। तो ये 3 मोटिव यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ओवरऑल जो बेस पेयर होता है वो 100 बेस पेयर के करीब होता है। तो अगर हमें यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करना है, यानी कि ई कोली के बारे में बात करना है, तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है, ई कोली में जो 13' होता है, 13' यहाँ पर 3 टाइम रिपीट होता है, और जो 9' होता है वो 5 टाइम रिपीट होता है। ओवरऑल बेस पेयर कितना होता है यहाँ पर 245। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग की। अगर बाइंडिंग और अनबाइंडिंग की बात करें, कहां पर, जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुरू होगा वहां पर बाइंडिंग भी होता है, अनबाइंडिंग भी होता है। पहले बाइंडिंग होगा फिर अनबाइंडिंग होगा। ओके, बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग, ओरिजिन सिलेक्शन एंड एक्टिवेशन बाय द इनिशिएटर प्रोटीन। जितने भी इनिशिएटर प्रोटीन होता है वो बाइंड होगा, फिर बाइंड होने के बाद फिर डीएनए क्या होगा, अनबाइंड होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या होता है, सिलेक्शन करता है, किस तरीके से एक्टिवेशन करता है उस जगह को, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ओके,
इनिशिएटर प्रोटीन परफॉर्म एटलीस्ट टू डिफरेंट फंक्शन ड्यूरिंग द इनिशिएशन और एप्लीकेशन। दो प्रकार के फंक्शन ये कर सकते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट, दिस प्रोटीन बाइंड टू अ रेप्लिकेटर। सबसे पहले ये प्रोटीन कहां पर बाइंड होगा? जहां पर ये रेप्लिकेटर प्रेजेंट है। रेप्लिकेटर का मतलब होता है जहां पर ओरी सी प्रेजेंट है, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उसी को हम रेप्लिकेटर बोलते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा है दिस प्रोटीन बाइंड टू द रेप्लिकेटेड डीएनए ओपन बाय द स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। ओके, जो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होता है वहां पर क्या होगा? बाइंड होगा। सेकंड में हम देखते हैं इनिशिएटर प्रोटीन्स इंटरैक्ट विद एडिशनल फैक्टर्स। जो इनिशिएटर प्रोटीन होता है एडिशनल फैक्टर रिक्वायर होता है। इसके लिए कौन कौन से एडिशनल फैक्टर रिक्वायर होता है? एडिशनल फैक्टर रिक्वायर फॉर रेप्लिकेशन इनिशिएशन, दस रिक्रूटिंग देम टू द रेप्लिकेशन। कुछ अलग एडिशनल फैक्टर होता है जो क्या करता है? रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का काम करता है। सम बट नॉट ऑल इनिशिएटर प्रोटीन परफॉर्म अ थर्ड फंक्शन। ओके, जितने भी यहाँ पर इनिशिएटर प्रोटीन होती है वो क्या करता है? अनबाइंडिंग काम करने का काम करता है, लेकिन सारे इनिशिएटर का काम नहीं करता है। ओके, कुछ दूसरा, कुछ तीसरा, कुछ चौथा, इस तरीके से अलग अलग इनिशिएटर प्रोटीन का अलग अलग तरीके से फंक्शन होता है। They distort or unwind a region of DNA adjacent to their binding site to facilitate the initial opening the DNA duplex. ओके, तो ये जितने सारे भी प्रोटीन है ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है डीएनए, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए। द ई कोली इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए ए। ओके, जो ई कोली में जो इनिशिएटर प्रोटीन होता है उसको हम डीएनए ए के नाम से जानता है। डीएनए ए इंक्लूड टू डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स। ओके, जो डीएनए ए प्रोटीन होती है वो दोनों डीएनए में क्या होता है? वो जैसे डीएनए का दो स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड के साथ क्या होता है? डीएनए ये बाइंड हो जाता है। वन डोमेन बाइंड द रिपीटेड 9 एलिमेंट। ओके, जो दो एलिमेंट होता है यहाँ पर डीएनए में, एक होता है 13 एलिमेंट और दूसरा होता है 9 एलिमेंट। ओके, तो जो डीएनए ये होता है वो दोनों मोटिव के साथ क्या होता है? बाइंड होता है। तो पहला जो मोटिव होता है, जो पहला जो काम होता है वो है वन डोमेन बाइंड द repeated 9 element in ORIC in their double stranded form when bound to the ATP but not ADP. okay, जब यहाँ पर क्या होगा? when bound to the ATP but not ADP, DNA also interact with the DNA in the region of the repeated 13 repeats of ORIC. ओके, तो अब क्या होगा? जैसे ही डीएनए जो इनिशिएटर प्रोटीन होती है वो सबसे पहले कहां पर बाइंड होगा? रिपीटेड 9 के साथ बाइंड होगा। लेकिन क्या है यहाँ पर? जब एटीपी बाउंड होगा उस प्रोटीन के साथ तभी क्या होगा? ये इसके साथ बाइंड होगा। और जब एटीपी बाइंड हो जाएगा तो उसके बाद ये जो डीएनए ये होता है और इसके साथ बाइंड करेगा। जो 13 जो मोटिव होता है या 13 जो यूनिट होता है उसके साथ क्या होगा? ये बाइंड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर डीएनए ये जो होता है वो 9 के साथ बाइंड होगा, उसके बाद 9 के साथ बाइंड होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके साथ एटीपी लगेगा, और जब एटीपी लगेगा तब जो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो जो डीएनए ये होती है वो 13 के साथ बाइंड हो जाएगा। दिस एडिशनल इंटरेक्शन इन्वॉल्व अ डिस्टिंक्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए binding site in a DNA and result in the separation of DNA strand over more than 20 base pair within the 13 region. ओके, तो अब क्या होता है? जब ये एडिशनल इंटरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, हो जाने के बाद क्या होगा? अब एटीपी के साथ बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही डीएनए ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगा तो अब डीएनए क्या हो जाएगा? सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली 20 बेस पेयर क्या होता है? जो 13 का जो रीजन है वहां पर जो 20 बेस पेयर होता है, 20 बेस पेयर क्या होगा? वहां पर सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। वंस बाउंड टू डीएनए ए, जब यहाँ पर डीएनए ये बाइंड हो जाता है, द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज हेल्ड द कंफर्मेशन दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 3 कंटिन्यूअस बेस पेयर ensuring that the DNA remains single stranded. ओके, जब यहाँ पर डीएनए ये बाइंड हो जाता है तो अब डीएनए खुलना शुरू हो जाता है, और जैसे डीएनए खुलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जो डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड था वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब जब ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर
ये जो अब उसका कन्फर्मेशन क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस वहां पर शुरू हो जाएगा। और ये जो कन्फर्मेशनल चेंजेस यहाँ पर होगा ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है वहां पर और भी सारे बेस पेयर को क्या करेगा, वो जितने सारे बेस पेयर होती है उन सारे बेस पेयर को भी क्या करेगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। This unbound DNA provide a single stranded template for additional replication protein to begin the RNA and DNA synthesis step for replication. ओके तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जब भी डीएनए ए बाइंड होगा उसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे ही बन जाएगा तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा। अब जब कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा तो वहां पर जितने सारे भी और डीएनए था उन सारे डीएनए के साथ क्या होगा, एडिशनल रेप्लिकेटर प्रोटीन या एडिशनल रेप्लिकेशन प्रोटीन्स क्या होगा, बाइंड हो जाएगा और डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। ओके यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन प्रोटीन एंड प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन डायरेक्ट द इनिशिएशन प्रोसेस। सबसे पहले प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा क्योंकि प्रोटीन जितने भी यहाँ पर जो डीएनए ये है वो भी एक प्रोटीन है। ओके तो सबसे पहले प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा जो इनिशिएटर साइट है या ओआरआईसी है। उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन और डीएनए के साथ इंटरेक्शन होगा। तो ये किस तरीके से होगा, और ये जब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा और प्रोटीन और डीएनए का इंटरेक्शन होगा तभी क्या होगा, डीएनए का इनिशिएशन शुरू हो जाएगा। द इनिशिएटर डीएनए ए हैज बाउंड टू ओआरआईसी। ओके जो डीएनए ये क्या होता है, ओआरआईसी के साथ बाइंड हो जाएगा एंड अनबाउंड द 13 मर डीएनए। ओके अब जो 13 मर जो डीएनए मोटिव होता है वहां से क्या होगा, डीएनए अनबाइंड होना शुरू हो जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डीएनए ए रिक्रूट द कॉम्प्लेक्स ऑफ टू प्रोटीन्स द डीएनए हेलिकेज बी। ओके यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए हेलिकेज होता है उसको डीएनए हेलिकेज बी के नाम से या डीएनए बी के नाम से जाना जाता है। और एक होता है हेलिकेज लोडर एंड द हेलिकेज लोडर जिसको हम डीएनए सी के नाम से जानते हैं। ओके क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार आ चुका है सीएसआईआर नेट के एग्जाम में। डीएनए बी जो होता है वो हेलिकेज एंजाइम का नाम है और जो डीएनए सी होता है डीएनए हेलिकेज लोडर का नाम है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके क्योंकि देखिए जो हेलिकेज एंजाइम होता है वही क्या करता है, डीएनए को अनबाउंड करने का काम करता है। लेकिन हेलिकेज तब तक लोड नहीं हो सकता जब तक कि हेलिकेज लोडर उसको लोड ना करे। ओके तो इस तरीके से ये सारे जो प्रोटीन होता है, सबसे पहले प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है, उसके बाद ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरेक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, क्योंकि हेलिकेज लोडर भी एक प्रोटीन है और हेलिकेज भी एक क्या है, प्रोटीन है। तो ये दोनों आपस में पहले बाइंड होता है, उसके बाद ये दोनों मिलकर के डीएनए के साथ बाइंड होता है, तब जाके क्या होता है, डीएनए का इंटरेक्शन होता है और वहां पर डीएनए का इनिशिएशन शुरू होता है। इंपॉर्टेंटली बाइंडिंग टू द हेलिकेज लोडर इनएक्टिवेट द डीएनए हेलिकेज। जैसे ही यहाँ पर डीएनए हेलिकेज लोडर यहाँ पर बाइंड होता है, ओके वैसे ही क्या होता है, डीएनए हेलिकेज क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, प्रिवेंटिंग इट्स फ्रॉम फंक्शनिंग एट द अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट साइट। ओके अब देखिए यहाँ पर जब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, आपका एक तो हेलिकेज एंजाइम बाइंड हो जाएगा और हेलिकेज एंजाइम बाइंड होने के बाद अब जो हेलिकेज लोडर है वो भी क्या होगा, उसके साथ बाइंड हो जाएगा। अब ये हेलिकेज लोडर और हेलिकेज एक साथ इसलिए बाइंड हो जाता है क्योंकि जो हेलिकेज बाइंड हो चुका है वो हेलिकेज डीएनए के कहीं दूसरे जगह पर बाइंड ना हो, इसीलिए हेलिकेज लोडर क्या करता है, दूसरे जगह पर बाइंड होने से रोकता है, किसको, हेलिकेज एंजाइम को। ओके इसलिए लिखा हुआ है ना इंपॉर्टेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग टू द हेलिकेज लोडर। ओके जैसे ही हेलिकेज लोडर बाइंडिंग होता है इनएक्टिवेट द डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज को क्या करेगा, ये इनएक्टिव कर देगा। क्यों, प्रिवेंटिंग इट्स फ्रॉम द फंक्शनिंग एट द इनअप्रोप्रिएट साइट। ये जो डीएनए हेलिकेज होता है ये कहीं दूसरे जगह पर फंक्शन ना करे, इसके लिए क्या करता है, डीएनए हेलिकेज लोडर डीएनए हेलिकेज को इनएक्टिव कर देता है ताकि वो प्रॉपर मैनर पे क्या करते रहे, काम करते रहे। वंस बाउंड टू द सिंगल स्टैंडर्ड at the origin, the helicase loader direct the assembly of its association DNA helicase. The single stranded DNA, recall that single stranded DNA pass through the मिडिल ऑफ द डीएनए बी हेलिकेज हेक्सामेरिक प्रोटीन रिंग। आपको आप सभी को पता होगा जो डीएनए जो हेलिकेज होता है वो हेक्सामेरिक रिंग होता है, एक रिंग लाइन स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, डीएनए के कोई भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करता है, रिक्रूट करता है और आगे की तरफ प्रोसीड करता रहता है। ओके
ऑल्दो द मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग इज नॉट अंडरस्टूड इन डिटेल। ओके, जो हेलिकेज लोडिंग होता है वो बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया नहीं गया है। द प्रोसेस इज एनालॉगस टू द असेंबली ऑफ स्लाइडिंग डीएनए क्लैम्प। ओके, अब हम यहाँ पर स्लाइडिंग डीएनए क्लैम्प की बात करेंगे। around the primer template junction, requiring the opening of the DNA helicase hexameric ring to allow to the encircle of the target single stranded DNA। ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए हैं डीएनए हेलिकेस एंजाइम के बारे में, उसके बाद हेलिकेस लोडर के बारे में, उसके बाद आपका क्लैम्प प्रोटीन क्या होता है, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्या होता है। क्योंकि जो क्लैम्प प्रोटीन होता है वो कहाँ पर बाइंड होगा, जहां पर प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन मिलेगा वहीं पर क्या होगा, क्लैम्प लोडर प्रेजेंट होगा, और क्लैम्प क्लैम्प को क्या करेगा, वो बाइंड करने का काम करता है, ताकि जो आपका जो डीएनए हेलिकेस एंजाइम है वो बहुत अच्छे से काम कर सके और उसके साथ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी बाइंड होकर के अपना पूरा काम कर सके। ओके, इंटरेस्टिंगली like the subunit of the sliding clamp loader DNAC is the ATP utilizing ट्रिपल ए प्लस प्रोटीन। ओके, इससे पहले मैं आपको बताया वो ट्रिपल ए प्लस प्रोटीन क्या है। ये एक एटीपीएस एसोसिएशन एक्टिवेशन प्रोटीन होता है जो क्या करता है, एटीपीएस की तरह काम करता है, और डीएनए सी को क्या करता है, वो लोड करने का काम करता है। या डीएनए जो क्लैंप लोडर होता है उनको एक्टिवेट होने के लिए क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के सही देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डीएनए का क्या होता है, अनवाइंडिंग शुरू होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर ए में यदि हम देखें, बात करें, यदि हम स्ट्रक्चर ए की बात करें, ओके, अगर स्ट्रक्चर ए में हम देखें यहाँ पर, तो देख सकते हो यहाँ पर ये है 13 मर जो कि 3 रिपीट्स में प्रेजेंट होता है, और जो 9 मर होता है वो 5 रिपीट में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 5 यहाँ पर 80 रीच होता है, यहाँ पर देखिए मल्टीपल एडिनिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो थाइमिन होता है। तो यहाँ पर 80 रीच होता है, तो यहाँ से क्या होगा, डीएनए अनबाइंड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो आपका 80 रीच रीजन होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है 80 और एडिनिन और थाइमिन के बीच में। तो यहाँ पर आपका डीएनए ये आसानी से बाइंड हो जाएगा, और उसके साथ एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, तो कम से कम एनर्जी के साथ यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएशन शुरू हो जाएगा। सेकंड में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर डीएनए सेकंड जो केस होती है, जैसे ही यहाँ पर ये डीएनए ये बाइंड हो जाएगा, वैसे यहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा, अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे ये डीएनए ये यहाँ पर 9 मर के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद जो 13 मर होती है, 13 मर में क्या हो 13 मर में क्या हो जाएगा, डीएनए अनबाइंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डीएनए यहाँ से अनबाइंड होना शुरू हो जाएगा, तो ये अनबाइंड को कौन करवाएगा, यहाँ पर अनबाइंडिंग को करवाएगा यहाँ पर डीएनए हेलिकेज प्रोटीन। तो यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर आएगा, जिसको हम डीएनए बी के नाम से जानता है, और जो हेलिकेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा उस हेलिकेज को यहाँ पर हेलिकेज को यहाँ पर लोड करने के लिए यहाँ पर हेलिकेज लोडर आएगा, जिसको हम डीएनए सी के नाम से जानते हैं। अब ये जो हेलिकेज प्रोटीन होता है ये सिंगल स्ट्रैंड, देखिए यहाँ पर जब कभी भी यहाँ पर डीएनए ये बाइंड होगा, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एटीपी जो यूज हो रहा है, उस एटीपी से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसी एनर्जी से ही यहाँ पर डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। ओके, तो जैसे ही अनबाइंड, क्योंकि जब तक ये थोड़ा सा भी अनबाइंड नहीं होगा तब तक हेलिकेज यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए सेकंड वाले केस में यहाँ पर हेलिकेज नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह यहाँ पर जैसे ही मिला वैसे ही क्या होगा, हेलिकेज यहाँ पर आके बाइंड हो गया है। उससे पहले यहाँ पर ये जो अनबाइंड हुआ, थोड़ा सा अनबाइंड हुआ, वो एटीपी की वजह से हुआ, और ये एटीपी इतना एनर्जी जिससे डीएनए ए को देता है कि वो थोड़ा सा यहाँ पर जो 13 मर होता है, 13 मर में क्या होता है, वो अनबाइंडिंग शुरू करवा दे। 13 मर की जो बेस पेयर होती है उसमें वो अनबाइंड होना शुरू हो जाए। जैसे ही यहाँ पर ये अनबाइंड होगा, उसके बाद हेलिकेज बाइंड होगा, और हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड को क्या, दोनों सिंगल स्ट्रैंड को रिक्रूट कर लेता है, और आगे की तरफ क्या करता है, वो है प्रोसीड करता है। इस तरीके से ये सी में देखियो, सी जैसे यहाँ पर हेलिकेज और हेलिकेज लोडर बाइंड हो गया, उसके बाद जो डी होता है, डी में ये क्या हो रहा है, आप धीरे 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 डीएनए का इनिशिएशन या डीएनए की इलोंगेशन की तरफ ये बढ़ते जा रहा है। उसके बाद अगर हम ई की बात करें, तो अब ई में यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्राइमेज एंजाइम जुड़ जाएगा। जब प्राइमेज एंजाइम जुड़ जाएगा तो प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, और प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा।
ओके, ये प्रोसेस हम पहले देख चुके हैं ना कि प्राइमेस कहाँ पर बाइंड होता है, प्राइमेस का काम क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड में कितना प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लैगिंग स्ट्रैंड में कितना प्राइमर जोड़ता है, ये सारी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन में ध्यान रखना है, इनिशिएशन कहाँ से होता है, क्यों होता है और कैसे हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर प्राइमेस ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर प्राइमर का फॉर्मेशन होगा और डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एफ की बात करें स्ट्रक्चर में, तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बाइंड हो जाएगा। अब होलो एंजाइम कौन कौन सा है, यहाँ पर क्लैंप लोडर है, उसके बाद क्लैंप प्रोटीन है, डीएनए कोर प्रोटीन है, तीन डीएनए कोर प्रोटीन यहाँ पर, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो जाएगा, उसके बाद अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा हेलिकेस लोडर प्रोटीन होती है, ओके, जो हेलिकेस लोडर प्रोटीन होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो हेलिकेस लोडर होती है, ये हेलिकेस लोडर क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देगा। ओके, उस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, स्लाइडिंग क्लैंप प्रोटीन, जैसे ही यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो जाएगा डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड के साथ। उसके बाद यहाँ पर क्लैंप लोडर भी क्या क्या करेगा, क्लैंप जो स्लाइडिंग क्लैंप प्रोटीन होते हैं उसको लोड करेगा और डीएनए का सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्लाइडिंग क्लैंप फिर लोड होगा और यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का इलॉन्गेशन शुरू हो जाएगा। और ये जो मॉडल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस मॉडल को ट्रॉम्बन मॉडल के नाम से जानते हैं। ट्रॉम्बन मॉडल में हम मोस्टली क्या करते हैं, जो लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, उस लैगिंग स्ट्रैंड के फॉर्मेशन को फोकस करते हैं, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें मल्टीपल प्राइमर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसी स्ट्रक्चर के साथ ये क्या करता है, डीएनए का इलांगेशन करते हुए डीएनए का पूरा डीएनए का सिंथेसिस करता है। ओके Equally, DNA replication is regulated by DNA ATP level as sequence A. अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो डीएनए ए प्रोटीन होता है, वो डीएनए ए प्रोटीन क्या होता है, आपका एटीपी बाउंड प्रोटीन होता है और जो क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन को रेगुलेट करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सीक्वेंस ए होता है, ओके, कुछ सीक्वेंस जो जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन या ओरिजिन साइट है, वहां पर कुछ एक सीक्वेंस होता है जिसको हम सीक्वेंस ऑफ एडेनिन बोलते हैं। उस एडेनिन का क्या रोल होता है, उस सीक्वेंस को हमें यहाँ पर देखना है। ओके, तो सीक्वेंस ए bound to hemimethylated DNA inhibit reinitiation from recently replicated daughter origin। ओके, अब हम यहाँ पर जो सीक्वेंस ए है उसके बारे में बात करना है, ये सीक्वेंस ए क्या होता है। ओके, अब यहाँ पर वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो सीक्वेंस ए होता है उसका फंक्शन क्या होता है, जो कि ओरिजिन ऑफ सेंटर में प्रेजेंट होता है। बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से पहले GATC sequence throughout the E. coli genome are methylated on the both strand। okay, इससे पहले अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर पहला बताया जा रहा है, बिफोर द डीएनए रेप्लिकेशन GATC sequence throughout the E. coli genome are methylated on both strand, fully methylated होते हैं। Note that throughout the figure the methyl group are represented by the red hexagons। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ए डायग्राम है उसमें क्या बताया जा रहा है। जैसे इस तरीके से अगर हम देखें इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तो आप देख सकते हो ये क्या है, पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ये ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स यहाँ पर सेंटर है, लेकिन इस ओरिजिन कॉम्प्लेक्स में कुछ इस तरीके का सीक्वेंस दिखाई देता है जिसको हम GATC के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी जो GATC होते हैं, इन सारे GATC में जो एडेनिन होता है, सिर्फ एडेनिन के ऊपर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, आपका डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन होता है, उसको रिक्रूटमेंट करवाता है। ओके, अगर ये मिथाइलेटेड नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अच्छे से काम नहीं करता है। इसीलिए जब कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है तो ये मिथाइलेटेड जो डीएनए होता है
मिथाइलेटेड डीएनए होता है ये रेप्लिकेशन को इनिशिएशन करवाने का काम करता है। लेकिन यदि ये हेमी मिथाइलेटेड होगा तो क्या होगा? ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर जीएटीसी सीक्वेंस दिखा रहा है, यहाँ पर 13 मर में भी है, 9 मर में भी है। जहां जहां पर आपका जीएटीसी सीक्वेंस है उसमें जो एडेनिन वाला पोर्शन होता है, एडेनिन जो सीक्वेंस होता है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इनिशिएट रेप्लिकेशन शुरू हो गया है। जैसे ही रेप्लिकेशन शुरू हो गया है, अब यहाँ पर 2 स्ट्रैंड बन गया है। अब जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें तो आपका जीएटीसी जो होती है, जीएटीसी का जो एडेनिन है उसमें क्या होगा, हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा। लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड बने हुए हैं उसमें कोई भी आपका मिथाइलेट जो मिथाइल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो अब ये क्या बन जाएगा, हेमी मिथाइलेटेड बन जाएगा। तो अब जिस जिस जगह पर क्या होगा, ये हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन होगा। तो बी वाला कंडीशन को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। बी में ये बताया जा रहा है, क्योंकि पहले में क्या है, दोनों स्ट्रैंड क्या फुल्ली मिथाइलेटेड है। ओके, बी में बताया जा रहा है डीएनए रेप्लिकेशन कन्वर्ट दिस साइट टू द हेमी मिथाइलेटेड स्टेट, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज मिथाइलेटेड। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड में क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे में कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तीसरे में बताया जा रहा है हेमी मिथाइलेटेड जीएटीसी सीक्वेंस आर रैपिडली बाउंड टू सीक्वेंस ए। ओके, सेक ए बोल सकते हो उसको, आप सीक्वेंस ए बोल सकते हो। जैसे ही यहाँ पर जो हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन यहाँ पर हुआ है, वैसे ही यहाँ पर सीक्वेंस ए क्या करेगा, बाइंड करेगा। कहाँ कहाँ पर, जहां जहां पर ये इस तरीके से हमारा जो जीएटीसी सीक्वेंस होता है वहां वहां पर ये सीक्वेंस ए क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। ये देखिए आप, सीक्वेंस ए बाइंडिंग हो चुका है। बाइंडिंग होने के बाद आप देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या बोलते हैं। ओके, बाउंड सिक प्रोटीन इनहिबिट द फुल्ली मिथाइलेशन। ओके, जो सीक्वेंस ए होता है वो इनहिबिट करता है fully methylation of these sequence and the binding of ORIC by DNA protein. For simplicity, only one of the two daughter molecule is illustrated in the part DA. Okay, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये जो हमारा जो सिक ए प्रोटीन होता है ये क्या करता है, सिक ए क्या करता है, इसको क्या करता है, यहाँ पर इनहिबिट करने का काम करता है। इनहिबिट इसीलिए करता है क्योंकि जैसे ही यहाँ पर डीएनए हेमी मिथाइलेटेड हो जाता है, यानी कि एक स्ट्रैंड पे क्या होगा, हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे में कोई भी यहाँ पर देख सकते हो दूसरे स्ट्रैंड में कोई भी यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में डीएनए ए यहाँ पर बाइंड नहीं होगा। ओके, और उस कंडीशन में यहाँ पर जो डैम मिथाइलेज होती है वो भी बाइंड नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका जो यदि डीएनए हेमी मेथाइलेटेड कंडीशन में है, तो हेमी मेथाइलेटेड कंडीशन में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में डीएनए ए भी रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर डीएनए ए भी बाइंड नहीं कर पाएगा और मेथाइलेज भी यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा। ओके, उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है, उसके बाद जो फाइनल कंडीशन हमारा बता रहा है, when sequence A is frequently dissociated from the GATC site, the sequence can become fully methylated or damn DNA methyl transferase, preventing the rebinding of DNA or rebinding by sequence A. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो जो E वाला डायग्राम है उसमें क्या होगा, डैम मिथाइल ट्रांसफरेस एंजाइम यहाँ पर बाइंड होगा, ये वाला बाइंड होगा यहाँ पर, और एडिशनल टाइम यहाँ पर लेगा और सेक ए यहाँ से बाहर हो जाएगा। जैसे ही सेक ए यहाँ से बाहर हो जाएगा तो अब यहाँ पर डैम ओके डैम मेथाइलेज ट्रांसफरेस एंजाइम बाइंड होगा, और जैसे यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा अब ये क्या करना शुरू कर देगा, जो भी हेमी मेथाइलेटेड कंडीशन था जहां पर ये मेथाइल ग्रुप बाइंड नहीं था, वहां पर क्या करेगा, ये मेथाइल ग्रुप को क्या करेगा, बाइंड करवाने का काम करेगा। जैसे ही ये मेथाइल ग्रुप को बाइंड करने का काम करना शुरू हो जाएगा, वैसे ही जो सीक्वेंस ए होता है वो सीक्वेंस ए क्या करेगा, यहाँ से हट जाएगा। ओके, देखिए जो सीक्वेंस ए होता है वो स्पेसिफिक साइट पे आकर बाइंड करता है ताकि वहां पर और जो डीएनए ए वो बाइंड ना कर जाए। ओके, इसीलिए ये क्या करता है, यहाँ से ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ये क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पर बाइंड हो जाता है। और जो हमारा डैम मेथाइल ट्रांसफरेस होता है वो जब तक मेथाइल ग्रुप का एडिशन ना करवा दे तब तक क्या नहीं होता है, यहाँ पर
सीक्वेंस ए वो नहीं हटता, जैसे ही वो मिथाइल ग्रुप का बाइंडिंग करवा देता है तो सेक ए यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप है हमारा ये बताया जा रहा है, व्हेन द GATC साइट बिकम फुल्ली मेथाइलेट DNA कैन बाइंड 9-mer सीक्वेंस एंड डायरेक्ट a new round of replication from the daughter or IC replication, ओके, ये रेप्लिकेटर। अब फाइनल क्या होगा, यहाँ पर फाइनली क्या होगा, जैसे ही पूरे के पूरे दोनों स्टैंड में आप देख सकते हो, दोनों के दोनों डॉटर स्टैंड में क्या होगा, मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये इनिशिएशन हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पर हमें ये समझना है, ओके, ओवरऑल हमें यहाँ पर ये समझना है कि जब कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है तो डीएनए क्या होना चाहिए, फुल्ली मिथाइलेटेड होना चाहिए। यदि डीएनए हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में है तो हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में सीक्वेंस ए क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा उसी सीक्वेंस को जहां पर डीएनए के एक ही स्ट्रैंड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। अब वहां पर जब एक ही स्ट्रैंड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन बनेगा। अब वो जब नेक्स्ट राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दोनों के दोनों राउंड में मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। तो जब तक यहाँ पर दोनों के दोनों स्ट्रैंड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तब तक क्या होगा, डीएनए का री इनिशिएशन नहीं हो सकता है, ओके। तो जब ये हेमी मिथाइलेटेड कंडीशन में ये सीक्वेंस ये रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद डैम मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा और वो जिन जिन जगह पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का एडिशन करवाना था वहां पर एडिशन करवा देगा। उसके बाद क्या होगा, अब फिर से ये डॉटर सेल क्या हो जाएगा, मिथाइलेटेड हो जाएगा और ये मिथाइलेटेड होने के बाद फिर से वो डीएनए का री इनिशिएशन कर सकता है, ओके। तो ये था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जो क्या कर रहा है, इनिशिएशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आर रेप्लिकेटेड एग्जैक्टली वंस पर सेल साइकिल, ओके। जो यूकैरियोटिक डीएनए होते हैं वो भी क्या करता है, एक ही सेल साइकिल में पूरे के पूरे डीएनए को एग्जैक्टली डॉटर डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है। यूकैरियोटिक सेल डिवीजन अकर डिस्टिंक्ट टाइम, इसमें कुछ टाइम ज्यादा लगता है। जैसे उसमें अगर उसमें क्या होता है, एक सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट का टाइम लगता है। अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो उसमें कम से कम कितना लगता है, 24 घंटा लगता है एक डीएनए को रेप्लिकेट होने में, ओके। या एक सेल को पूरे के पूरे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटा, ओके। इस तरीके से यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, टाइम टेकिंग रहता है या टाइम ज्यादा लगता है। क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन occur only during the S phase और the cell cycle। जो भी क्रोमोसोमल का रेप्लिकेशन होगा यहाँ पर S phase में देखा गया। ड्यूरिंग दिस टाइम all of the DNA in the cell must be duplicated exactly once, okay। तो यहाँ पर जितने भी आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होता है। इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन of any part of chromosome caused inappropriate link between the daughter chromosome। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, मल्टीपल ओरिजिन साइट होता है। तो यदि किसी भी एक पार्ट में यदि डीएनए का रेप्लिकेशन इनकम्प्लीट हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, आपका एक लिंक बनता है जिसको हम इनएप्रोप्रिएटेड लिंक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, दूसरे प्रकार का लिंक बन जाता है जो कि डॉटर क्रोमोसोम में देखा गया है, जो डॉटर क्रोमोसोम में देखा गया है, ओके। सेग्रीगेशन ऑफ लिंक chromosome cause chromosomal break or loss, re-initiation, re-replication of even limited amount of eukaryotic DNA lead to DNA lesion that the difficult for the cell to repair, okay। अब यदि कोई भी एक पार्ट में अगर डीएनए का रेप्लिकेशन इनकम्प्लीट रहा तो वहां पर क्या होगा, एक लिंक बनेगा, इनअप्रोप्रिएटेड लिंक बनेगा। अब ये जो लिंक होता है, इस लिंक की वजह से क्या होगा, क्रोमोसोमल में ब्रेकेज और लॉस हो सकता है और इस लॉस को फिर से रिपेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। लेकिन attempts to repair such lesion frequently result in amplification of this associated DNA, which can inappropriately increase the expression of the associated genes, okay।
अब यहाँ पर क्या कोशिश करेगा डीएनए की, यहाँ पर जो आपका इनअप्रोप्रिएटेड लिंक बन चुका है जो डॉटर क्रोमोसोम में, ओके, तो उस और वहां पर इस लिंक की वजह से क्या होगा, जो क्रोमोसोम होता है ब्रेक हो जाता है, या लॉस हो जाता है। उस लॉस से बचने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन करना शुरू कर देगा, जल्दी से जल्दी एम्प्लीफिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा, ताकि वो जो क्रोमोसोमल लॉस हो रहा है उस लॉस से बचे। ओके, इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए ये काइनेटोकोर है, ये डीएनए इस तरीके से दिखाया गया है। अब ये है अनरेप्लिकेटेड रीजन, और ये अनरेप्लिकेटेड रीजन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो यदि यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोमल जब सेग्रीगेशन होगा तो सेग्रीगेशन के टाइम में क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब ये ब्रेक को किस ब्रेक ना हो, क्योंकि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो पूरे के पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होना कंपलसरी है। तो ये जो ब्रेक हो, इस ब्रेक से बचने के लिए क्या करता है डीएनए, अगेन क्या करता है, रेप्लिकेशन करने की कोशिश करता है। एडिशन ऑफ इवन वन और टू मोर कॉपीज ऑफ क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक डिफरेंस इन जीन्स एक्सप्रेशन, सेल डिवीजन और द रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल सिग्नल। ओके, तो इस तरीके से अगर ब्रेक हो जाता है तो कुछ इस तरीके से कुछ सिग्नल देता है, कुछ एनवायरमेंटल सिग्नल देता है, सेल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर सेल का डिवीजन होना है, तो सेल डिवीजन में इस तरीके का ब्रेक होगा, जो अगर ब्रेकेज हो जाएगा तो सेल को सिग्नल मिलेगा, और उस सिग्नल को फिर क्या करेगा, यहाँ पर रिप्लेस करने का काम करना होता है क्रोमोसोम। ओके, thus it is critical that every base pair in each chromosome be replicated once and only one each time a eukaryotic cell divide। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक सेल साइकिल में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर होना है, तो यदि कोई ब्रेकेज यदि हो जाता है तो वहां पर डीएनए फिर से रेप्लिकेट होता है, और डीएनए के उस ब्रेकेज को क्या करता है, वहां से रिवाइंड करने का काम करते हैं। The need to replicate the DNA once and only once is a particular challenge for eukaryotic chromosome because they each have many origin of replication। ओके, अब देखिए यहाँ पर ब्रेकेज हो चुका है, ब्रेकेज वो हो रहा है, मैं आपको पहले ही बताया कि जो डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें मल्टीपल क्या होता है, ओरिजिन साइट होता है। ओके, तो किसी एक रीजन में भी यदि क्या होगा, डीएनए इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो वहां से यदि ब्रेक हो जाएगा तो उस ब्रेक को क्या करेगा, दूसरा जो आपका ओरिजिन सेंटर है उसके साथ कंबाइन करके वहां पर भी रेप्लिकेशन करा दिया जाएगा। ओके, ओरिजिन्स आर टिपिकली सेपरेटेड बाय approximately 30 kilobase pair, thus even a small eukaryotic chromosome may have more than 10 origin and large human chromosome may have 1000। ओके, जो भी जिस ओरिजिन से या रेप्लिकेशन क्या होता है, सेपरेट होता है, या ओरिजिन और रेप्लिकेशन जहां से इनिशिएशन होता है अप्रोक्सीमेटली 30 किलो बेस पेयर का होता है या 30 केबी का होता है। लेकिन यदि हम अलग अलग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर कितना होता है, 10 से ज्यादा ओरिजिन रेप्लिकेशन होता है, और यदि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 1000 ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो सकता है। इसीलिए यदि छोटा मोटा ओरिजिन यदि कोई जगह पर कोई ऐसा ओरिजिन है जहां पर यदि डीएनए अनरेप्लिकेटेड हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एक के बाद एक ओरिजिन बना हुआ है, तो एक अनरेप्लिकेटेड होता है तो दूसरा जो ओरिजिन होता है वो उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, और प्रमोट करने के बाद क्या करता है, उसको भी रेप्लिकेट कर ले जाते हैं। ओके, enough of this origin must be activated to ensure that each chromosome is fully replicated during S phase। ओके, जितने भी S phase होता है, जितने भी सेल साइकिल होता है, उसमें जो S phase होता है उस S phase में ही क्या होता है, पूरे के पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। टिपिकली नॉट ऑल रेप्लिकेटर नीड टू बी एक्टिवेट टू कंप्लीट रेप्लिकेशन, but if few are activated, origins of the genome will escape replication। ओके, तो आपको मैं पहले ही बताया हूं, यदि कोई भी एक ओरिजिन यदि अनरेप्लिकेटेड है तो उस अनरेप्लिकेटेड की वजह से क्या होगा, डीएनए ब्रेकेज हो सकता है, लेकिन ये ब्रेकेज नहीं होता, क्योंकि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें मल्टीपल क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और सारे के सारे रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को एक ही टाइम में क्या एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2-4 रेप्लिकेशन ओरिजिन, जैसे कि लगातार आप बात करेंगे कि एक डीएनए में यदि 100 ओरिजिन सेंटर होती है, अगर यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में बात करें
तो 100 ओरिजिन सेंटर होता है, तो 100 ओरिजिन सेंटर में क्या होगा, अगर 1 से लेकर के 10 तक ओरिजिन सेंटर जो कि ओरिजिन कर चुका है, उसके बाद 11th और 12th नहीं कर पा रहा है, उसके बाद फिर 13 और 14 कर रहा है, तो बीच में जो ओरिजिन सेंटर बचा हुआ है वो भी क्या हो जाता है, वो उसका भी क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन होना, रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितने सारे भी यहाँ पर ओरिजिन सेंटर प्रेजेंट होते हैं, उन सारे के सारे ओरिजिन सेंटर को एक ही टाइम में एक्टिवेट होना जरूरी नहीं होता है। अगर बीच में एक दो छूट भी मतलब जाएगा, तो उसका भी क्या होगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, रेप्लिकेटर आर इनएक्टिवेटेड बाय द रेप्लिका, ओके, बाय डीएनए रेप्लिका। अब देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बताया जा चुका है जो मैं इससे पहले बताया हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप एक डीएनए हम यहाँ पर ले, तो ये ओरिजिन फर्स्ट, ओरिजिन सेकेंड, ओरिजिन थर्ड, ओरिजिन फोर्थ, ओरिजिन 5, ओके, यहाँ पर 5 ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन 5 ओराइसी है। अब यहाँ पर ओरिजिन 3 एंड 5 इनिशिएट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब इस तरीके से ये 3 यहाँ पर इनिशिएट हो चुका है, उसके बाद 5 इनिशिएट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन 1 इनिशिएट, ओके, यहाँ पर ओरिजिन 1 भी क्या हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा सेकंड केस में। ओरिजिन 2, ओरिजिन 1 इनिशिएट, ओरिजिन 2 इज पैसिवली रेप्लिकेटेड, ओके। तो मैं आपको पहले बताया कि सारे के सारे ओरिजिन पॉइंट जो होता है वो एक ही टाइम पे एक्टिवेट होना जरूरी नहीं होता है, ओके। यदि यहाँ पर ओरिजिन 3 एक्टिवेट है और ओरिजिन 5 यदि यहाँ पर एक्टिवेट है, तो उसके वजह से ओरिजिन फर्स्ट भी क्या होगा और ओरिजिन सेकंड, ओरिजिन फर्स्ट और ओरिजिन सेकंड क्या होगा, पैसिवली क्या होगा, यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाएगा। सेकंड का जो थर्ड वाला डायग्राम हम देख सकते हो, यहाँ पर थर्ड, थर्ड के साथ यहाँ पर सेकंड, और सेकंड के बाद यहाँ पर 1 भी क्या होना शुरू हो गया है, इसका रेप्लिकेट होना शुरू हो गया है। उसके बाद इस केस में हम देखते हैं ओरिजिन 4 इज पैसिवली रेप्लिकेटेड, जो ओरिजिन 4 बचा हुआ था वो 5 के साथ क्या हो गया है, वो भी रेप्लिकेट होना शुरू हो गया है, और ओवरऑल क्या हो गया, पूरे के पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होना, और रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 1000 ऑफ ओरिजिन सेंटर हो सकता है, तो 1000 ऑफ ओरिजिन सेंटर में हम 1000 ऑफ ओरिजिन सेंटर एक साथ एक्टिवेट नहीं हो सकता है। ओके, तो एक ओरिजिन सेंटर दूसरे ओरिजिन सेंटर को क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है, ताकि वो भी इसके साथ साथ डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएशन शुरू कर सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हेलिकेज लोडिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। अब यहाँ पर यूकैरियोट्स में, अब यहाँ पर जिस तरीके से हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए में हेलिकेज जो लोडर था, वो हेलिकेज लोडर क्या कर रहा था, हेलिकेज लोडिंग को एक्टिवेट कर रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा यूकैरियोटिक डीएनए होती है, वहां पर भी हेलिकेज लोडर यहाँ पर हेलिकेज प्रोटीन को क्या करेगा, यहाँ पर लोड करने का काम करेगा, जो क्या करेगा, डीएनए को अनबाइंड करता है। ओके, अब यूकैरियोटिक हेलिकेज लोडिंग, अब यहाँ पर यूकैरियोटिक या हेलिकेज लोडिंग किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लोडिंग ऑफ द यूकैरियोटिक रेप्लिकेटेड डीएनए, रेप्लिकेटिव डीएनए हेलिकेज इज एन ऑर्डर प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होगा, जिस तरीके से वहां पर भी एक के बाद एक ऑर्डर प्रोसेस में यहाँ पर क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन हो रहा था प्रोकैरियोटिक केस में, उसी प्रकार से जब यूकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर भी ऑर्डर फॉर्म में ही रेप्लिकेशन शुरू होगा। ओके, यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है, ये ऑर्डर प्रोसेस होता है दैट इज इनिशिएट बाय द एसोसिएशन ऑफ द एटीपी बाउंड ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स या ओआरआईसी। ओके, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ओआरआईसी में क्या होगा, ये एटीपी बाउंड होगा, जितने भी यहाँ पर प्रोटीन यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा, सारे एटीपी बाउंड प्रोटीन होगा विद द रेप्लिकेटर। ओके, विद रेप्लिकेटर, रेप्लिकेटर मतलब जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा, वहां से लेकर के जितने सारे प्रोटीन है ये ऑर्डर फॉर्म में होगा, और उस ऑर्डर फॉर्म में डीएनए एटीपी यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद ही क्या होगा, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। वंस बाउंड टू द रेप्लिकेटर ओरिजिन ORC recruits ATP bound CDC6 and 2 copies of the MCM 27 heligase bound to a second heligase loading protein CTD1। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पर जो ORC होता है, ORC रिक्रूट होता है, वहां पर ATP बाउंड CDC6, ओके, CDC6 प्रोटीन यहाँ पर बाइंड होगा,
ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर 2 कॉपीज ऑफ एमसीएम हेलिकेज भी बाइंड हो जाएगा। 2 कॉपी यहाँ पर क्या होगा, एमसीएम की पहले पढ़ लेते हैं, उसको डायग्राम को समझेंगे। ओके, एमसीएम हेलिकेज बाइंड होगा और उसके साथ साथ सेकंड हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन CTD1 भी इसके साथ क्या होगा, बाइंड होगा। दिस असेंबली ऑफ प्रोटीन ट्रिगर्स एटीपी हाइड्रोलिसिस और यहाँ पर बाय CDC6 resulting in the loading of head-to-head dimer and the MCM27 complex encircling double-stranded origin DNA and the release of CDC6 and CTD1 from the origin. Subsequent ATP hydrolysis by the ORC is recruited to reset the process, illustrated as the release from MCM27 complex. Exchange of ATP for ADP allow the new round of helicase loading. Okay, देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से हम प्रोकैरियोटिक या हेलिकेज लोडिंग की बात कर रहे थे वहां पर कुछ अलग तरीके के नाम था। अब यहाँ पर जो हेलिकेज है उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये क्या है, ओआरसी है। ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। अब जैसे यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए ओआरसी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इस तरीके से बाइंड होगा और उसके साथ एटीपी लगा होगा। ओके, अब ये भी रेप्लिकेटेड डीएनए, इस तरीके से रेप्लिकेटेड डीएनए है। अब जब ये इस तरीके से ओआरसी कॉम्प्लेक्स एटीपी के साथ बाइंड होगा तो उसके बाद जो CDC6 प्रोटीन होता है, CDC6 प्रोटीन होगा, वो CDC6 प्रोटीन क्या होगा, बाइंड होगा इसके साथ इस ओआरसी कॉम्प्लेक्स के साथ। ओके, और यहाँ पर ये एटीपी बाउंड प्रोटीन होगा। उसके बाद जब ये CDC6 बाइंड हो जाएगा उसके बाद MCM27 हेलिकेज प्रोटीन बाइंड होगा और उसके साथ साथ CTD1 हेलिकेज प्रोटीन भी बाइंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका डाइमर बाइंड होगा। ओके, तो यहाँ पर MCM27 कॉम्प्लेक्स बाइंड होगा और दो यहाँ पर क्या होगा, CTD1 बाइंड हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। आप इस तरीके से देख सकते हो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स इस तरीके से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, CTD1 और आपका यहाँ पर CDC6 क्या हो जाएगा, बाहर यहाँ रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पर अब हेड टू हेड आपका MCM27 कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा और डाइमराइजेशन होने के बाद इस तरीके से ये हेलिकेज लोड हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से ये पहला हेलिकेज लोड हो चुका है। अब इस तरीके से यदि नेक्स्ट टाइम यदि फिर से डीएनए हेलिकेज को यदि लोड होना है तो फिर से उसको क्या करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये अब जो आपका CDC6 था उसमें एटीपी बाइंड था, अब ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया है। ओके, उस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा जो ओआरसी कॉम्प्लेक्स था वो भी एटीपी का यूज करके एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब जब नेक्स्ट राउंड ऑफ हेलिकेज लोडर यहाँ पर काम करेगा या हेलिकेज लोडर यहाँ पर काम करेगा तो नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से क्या होना पड़ेगा, उसको फिर से एटीपी देना पड़ेगा और फिर से इस तरीके से एक्टिव होगा। इस तरीके से ये जो साइकिल होता है ये साइकिल चलते रहता है। कहाँ पर, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर इनिशिएशन और रेप्लिकेशन होता है तो वहां पर इस तरीके से हेलिकेज जो प्रोटीन होता है, हेलिकेज जो एंजाइम होता है उसको लोड करने के लिए इस तरीके का एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस तरीके से हेलिकेज लोड हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड डायग्राम में देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ लोडेड हेलिकेज। अब हेलिकेज तो लोड तो हो गया है लेकिन हेलिकेज अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो अब हेलिकेज को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेशन ऑफ लोडेड हेलिकेज लीड टू द असेंबली ऑफ द यूकैरियोटिक रेप्लिजोम। अब यहाँ पर रेप्लिजोम बनेगा। रेप्लिजोम का मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, पूरा का पूरा प्रोटीन के यहाँ पर एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो क्या करेगा, पूरे के पूरे डीएनए को अनबाइंड करने का काम करेगा। ओके, पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते एज अ सेल इंटर इनटू द स्पेस ऑफ द सेल साइकिल। जैसे ही यहाँ पर सेल क्या करता है, एस स्पेस में इंटर करता है सेल साइकिल में। टू काइनेजेस, यहाँ पर दो प्रकार के काइनेज काम करता है, एक होता है सीडीके और दूसरा होता है डीडीके। ओके, सीडीके मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और एक होता है डीडीके प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर दो प्रकार के एंजाइम काम करता है एक्टिवेटेड। ये दोनों के दोनों मतलब काइनेजेस क्या होता है यहाँ पर एक्टिवेट रहता है। डीडीके फॉस्फोराइलेट लोडेड MCM27 कॉम्प्लेक्सेस, जो डीडीके प्रोटीन होता है वो किसको फॉस्फोराइलेट करेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है और
आपका CSIR के जो सी पार्ट होते हैं उसमें इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को डिजाइन किया जा चुका है। ओके, तो पहले यहाँ पर MCM27 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बाइंड हो चुका है। अभी एक्टिव किस तरीके से होता है, एक्टिव होने के लिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो DDK होता है, DDK क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा किसको, फॉस्फोराइलेट करेगा MCM27 कॉम्प्लेक्स को। ओके, वही लिखा गया है। एंड CDK फॉस्फोराइलेट SLD2 एंड SLD3। ओके, यहाँ पर SLD, यहाँ पर ये SLD2 SLD3, उसके बाद DPB11, तो ये सारे प्रोटीन का नाम होता है, ये सारे प्रोटीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ओके, जो CDK होता है वो किसको फॉस्फोराइलेट करेगा, SLD2 और SLD3 को फॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक, उसका फॉस्फोराइलेटेड SLD एंड SLD3 बाइंड टू DPB11। अब ये क्या करेगा, ये जो SLD2 और SLD3 फॉस्फोराइलेट हुआ है CDK की वजह से, अब जैसे ये फॉस्फोराइलेट होगा, फॉस्फोराइलेट SLD2 और SLD3 किसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा DPB11 के साथ। ओके, जैसे DPB11 के साथ बाइंड होगा, ये अब ये सारे मिलकर के क्या होगा, देखिए यहाँ पर, and together this protein facilitate binding the helicase activating proteins CDC25, CDC45 and GINS to the helicase। ओके, अब यहाँ पर GINS प्रोटीन भी है, CDC45 प्रोटीन भी है और DNA एप्सिलॉन यानी कि DNA पॉलीमरेज यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में DDK ने क्या किया, MCM2 कॉम्प्लेक्स को फॉस्फोराइलेट किया। जैसे ही इसको फॉस्फोराइलेट किया, उसके बाद जो CDK होता है वो SLD2 और SLD3 को फॉस्फोराइलेट किया, और जैसे ये दोनों के दोनों SLD2 और SLD3 फॉस्फोराइलेट हुआ, ये जाके DPB11 के साथ बाइंड हुआ, और जैसे इसके साथ बाइंड हुआ वैसे ही यहाँ पर आपका CDC45 और GINS भी एक्टिव हुआ, और ये DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन भी यहाँ पर एक्टिव हुआ, और सब के सब मिल करके यहाँ पर MCM27 कॉम्प्लेक्स का साथ बाइंड हो चुका है। ओके, देखिए अब यहाँ पर CDC45 and GINS form a stable complex with the MCM27 helicase called the CDC45 and MCM2 complex, GINS और CMG कॉम्प्लेक्स। इसी को हम CMG कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। CMG का मतलब होता है, C का मतलब होता है CDC45, G का मतलब होता है CMG, ओके, M का मतलब होता है MCM27 हेलिकेज, और का जो G होता है CMG कॉम्प्लेक्स। ओके, और G का मतलब होता है जीन्स। तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर एक साथ क्या होगा, यहाँ पर CMG कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा DNA को इनिशिएट होने के लिए। एंड ड्रामेटिकली एक्टिव CMC2 कॉम्प्लेक्स हेलिकेज एक्टिविटी, और ये क्या होगा, ड्रामेटिकली इनकी जो एक्टिविटी होगा क्या होगा, एक्टिविटी इनिशिएट हो जाएगा। ओके, द लीडिंग स्ट्रैंड DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन is recruit the helicase and this stage before the DNA unbinding। अनबाइंडिंग होने से पहले ही क्या होगा, DNA एप्सिलॉन क्या होगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। ओके, after formation the CMG complex SLD2 SLD3 and DPB are released from the origin। DNA polymerase alpha primase and DNA polymerase delta, which primarily act on the lagging strand, are only recruit after DNA unbinding। The protein-protein interaction that hold the DNA polymerase and the replication fork remain poorly understood। Okay, इस तरीके से ये आप देख सकते हो, जब अब ये यहाँ पर CMG कॉम्प्लेक्स बन चुका है। CMG कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये सारे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर SLD फॉस्फोराइलेटेड, यहाँ पर SLD2 SLD3 और आपका DPB1 क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ कौन कौन बचे रहेंगे, आपका GINS प्रोटीन और पॉलीमरेज एंजाइम एप्सिलॉन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। उसके साथ साथ पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज यहाँ पर जुड़ जाएगा, उसके बाद DNA पॉलीमरेज डेल्टा यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जब इस तरीके से सारे के सारे कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जुड़ जाएगा, अब जाके यहाँ पर क्या होगा, DNA में रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा और DNA का इनिशिएशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये था DNA का एक होता है हमारा DNA हेलिकेस लोडर, और किस तरीके से DNA हेलिकेस को लोड करता है, और लोड होने के बाद क्या होता है, जो हेलिकेस लोड हुआ है उस
हेलिकेज को एक्टिवेट होने के लिए इतने सारे प्रोटीन एक साथ काम करते हैं, तब जाके यहाँ पर क्या होता है, डीएनए का इनिशिएशन शुरू होता है। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देखते हैं। हेलिकेज लोडिंग एंड एक्टिवेशन आर रेगुलेटेड टू allow only a single round of replication during each cell cycle। ओके, ये क्या होता है, सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में ही क्या होता है, ये सेल साइकिल में देखा गया है। आप देख सकते हैं हेलिकेज एक्टिवेशन आफ्टर हेलिकेज इंटरेक्शन। जो हेलिकेज होता है वो एक्टिवेशन पहले क्या होता है हमारा, ये हेलिकेज एक्टिवेशन का प्रोसेस हम देखें। अब हेलिकेज एक्टिवेशन आफ्टर हेलिकेज इंटरेक्शन। ओके, देखिए यहाँ पर before helicase activation load before helicase activation loaded helicase encircle double stranded DNA and are in the form of a head to head double hexamer mediated by the interaction between the MCM27 amino termini. After helicase activation, the MCM2 protein is the CMG complex is proceed to the encircle single stranded DNA and the interaction between the two MCM complex has been broken। Okay, इस तरीके से हेलिकेज सबसे पहले क्या होगा, बाइंड होगा। दो हेलिकेज यहाँ पर बाइंड होगा, MCM27 कॉम्प्लेक्स 2 बार बाइंड होता है और डाइमराइजेशन होता है। डाइमराइजेशन होने के बाद यहाँ पर CDC और 45 यहाँ पर बाइंड होगा और GINS बाइंड होगा। अब ये जो क्या होता है, CDC 45 और GINS जो प्रोटीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले रोल करता है। ये क्या करता है, दोनों के दोनों डाइमराइजेशन को क्या करता है, यहाँ से ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक करने के बाद ही ये क्या करता है, CMG कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बाइंड होता है। अब जब ये CMG कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है, उसके बाद CMG कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन फॉर्म इस तरीके से बनता है और डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएशन शुरू हो जाता है। ओके, यूकैरियोटिक हेलिकेज लोडिंग एंड एक्टिवेशन अकर ड्यूरिंग डिफरेंट सेल साइकिल स्टेजेस। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ये हेलिकेज लोड होगा, कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि सेल साइकिल की यदि हम बात करें तो सेल साइकिल में एक G1 फेस होता है, एक S फेस होता है, दूसरा G2 फेस होता है, तीसरा M फेस होता है। ओके, तो अगर हम G1 फेस की बात करें तो G1 फेस में क्या होता है, लोडिंग फेस। G1 फेस हमेशा लोडिंग फेस होता है, इसमें हेलिकेज लोडिंग अलाउ। इसमें क्या होता है, हेलिकेज लोड यहाँ पर अलाउ होती है, लेकिन यहाँ पर हेलिकेज एक्टिवेशन नहीं होता है। ओके, ये बातें यहाँ पर समझाया गया है। हेलिकेज लोडिंग होगा G1 फेस में, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, हेलिकेज कहाँ पर लोडिंग होगा, G1 फेस में, लेकिन वो एक्टिवेशन G1 फेस में नहीं होता है। ओके, जो हेलिकेज एक्टिवेशन कब होगा, S फेस, G2 फेस और M फेस में क्या होगा, एक्टिवेशन फेस होता है। इस एक्टिवेशन फेस में क्या होता है, आपका हमारा जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। लेकिन इस S फेस, G2 फेस और M फेस में कोई भी नया हेलिकेज लोडिंग यहाँ पर लोडिंग नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो हेलिकेज लोडिंग होता है वो इनिशिएट रहता है। जो हेलिकेज लोडिंग प्रोटीन होता है वो कोई भी यहाँ पर हेलिकेज को लोड नहीं कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोडेड हेलिकेज ही क्या होगा, एक्टिवेट होगा और यहाँ पर डीएनए का इनिशिएशन होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। G1 फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए हेलिकेज क्या होगा, लोड होगा, लेकिन वहां पर डीएनए हेलिकेज एक्टिवेशन नहीं होगा। लेकिन S फेज, G2 फेज और M फेज में क्या होगा, डीएनए का जो हेलिकेज लोड हो गया है उसका क्या होगा, एक्टिवेशन यहाँ पर होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई भी नया लोडिंग हेलिकेज यहाँ पर हेलिकेज को लोड नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हेलिकेज लोडिंग जो होता है वो इनहिबिट रहता है, लेकिन जो लोडेड हेलिकेज रहता है वो यहाँ पर एक्टिवेट रहता है और डीएनए को इनिशिएशन करने का काम करता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेल साइकिल रेगुलेशन ऑफ सीडीके एक्टिविटी कंट्रोल रेप्लिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही बातें यहाँ पर बताया गया है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगर हम G1 की बात करें तो ये लोडिंग फेज सीडीके लेवल इज लो। यहाँ पर सीडीके लेवल क्या रहता है, लो रहता है। तो यहाँ पर हेलिकेज क्या होगा, लोडिंग होगा। यहाँ पर नो हेलिकेज एक्टिवेशन, यहाँ पर सीडीके लेवल लो रहता है, इसलिए यहाँ पर हेलिकेज का एक्टिवेशन नहीं हो पाता है। ओके, लेकिन एक्टिवेशन फेज ऑफ सीडीके, अब यहाँ पर सीडीके क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, सीडीके एक्टिवेट रहता है और एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पर हेलिकेज एक्टिवेशन होगा और यहाँ पर नो हेलिकेज लोडिंग, यहाँ पर दूसरा हेलिकेज का कोई लोडिंग नहीं होगा। G2 फेज में क्या होगा, ये इस तरीके से ये क्या होगा, नो हेलिकेज लोडिंग। तो आप देख सकते हो M फेज में भी कोई भी हेलिकेज का लोडिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है।
ओके, तो इस तरीके से सेल साइकिल रेगुलेशन में सीडीके जो की एक्टिविटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीडीके की जो एक्टिविटी होती है लो होती है, कभी हाई होती है। तो अगर सीडीके की एक्टिविटी G1 में लो है तो वहां पर हेलिकेज की एक्टिवेशन नहीं होगा। एस फेज में सीडीके एक्टिवेट होता है और सीडीके की जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिवेशन होता है वो हाई होता है। उसी कंडीशन में क्या होगा, हेलिकेज की एक्टिवेशन भी हाई होगा। और वहां पर एक बार हेलिकेज की एक्टिवेशन हाई हो गया है तो वहां पर कोई भी दूसरा हेलिकेज बाइंड नहीं कर सकता है जब तक कि पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो ये था ओवरऑल डीएनए इनिशिएशन के बारे में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो सीएसआईआर के अभी रिसेंटली 2021 जो जून में क्वेश्चन आया था, जो कि आपका 2020 में एग्जाम हुआ है, लेकिन जून 21 का जो एग्जाम है, ओके, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि डीएनए एप्लीकेशन संबंधित क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी नंबर 89 को आप देख सकते हो। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद रेफरेंस डीएनए एप्लीकेशन। डीएनए एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है कैम्पोथेसिन कॉज इंट्रास्ट्रैंड एंड इनर स्ट्रैंड क्रॉसलिंक इन द डीएनए लीडिंग टू स्टॉलिंग द रेप्लिकेशन फोर्क। नहीं, ये बात बहुत गलत है, क्योंकि जो कैम्पोथेसिन होता है वो इनहिबिट करने का काम करता है। इसमें ये कोई आपका डीएनए को स्टॉलिंग करने का काम नहीं करता है, और डीएनए को रेप्लिकेशन फोर्क में भी ये रेप्लिकेशन फोर्क में कोई काम ये नहीं करता। जो कैम्पोथेसिन होता है डायरेक्टली क्या करता है, डीएनए को ये क्या करता है, ये इनहिबिट करने का काम करता है। यहाँ पर कैम्पोथेसिन को बताया कि ये लीडिंग स्ट्रैंड को क्या करता है, रोक के रखता है, लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। उसका बी स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ रीइनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेल साइकिल इज मीडिएटेड बाय रेगुलेटिंग द लोडिंग ऑफ द इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स यानी कि ओआरसी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ओआरसी प्रोटीन होता है वो प्रिवेंशन करता है रीइनिशिएशन में। ओके, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ओआरसी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रीइनिशिएशन होता है, उसको प्रिवेंट नहीं करता है वो। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, यहाँ से गलत हो गया है। स्टेटमेंट सी बोलता है ग्लूटामिन टू एलानिन म्यूटेशन इन द न्यूक्लियोटाइड binding pocket, the DNA polymerase third could lead to the incorporation of ribonucleotide in the extending DNA chain। हाँ, ये जो सी स्टेटमेंट बोला जा रहा है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो क्या करता है, डीएनए के जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसको रिक्रूटमेंट कराने का या इनकॉर्पोरेट कराने का काम करता है, और डीएनए की जो चेन होता है उनको एक्सटेंड करने का काम करता है। तो सी स्टेटमेंट इज राइट। ओके, अब सी स्टेटमेंट के सही होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ए और बी जो ऑप्शन होता है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचा हमारा बी एंड सी। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा होता है, यदि बी ऑप्शन गलत है तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद जो डी ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। अ म्यूटेशन इन द जीन एनकोडिंग द टोपोइसोमरेज 2 could lead to entanglement of the DNA daughter strand during replication। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब यदि डीएनए टोपोइसोमरेज एंजाइम जो होता है उसमें यदि म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन जब होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, एंटेंगलमेंट हो जाएगा। यानी कि जो टोपोइसोमरेज एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है, डीएनए को अनबाइंड कराने का काम होता है। ओके, तो डीएनए का अनबाइंड कराने का काम होता है। यदि तो अब डीएनए अनबाइंड कराने का काम यदि टोपोइसोमरेज कर रहा है तो टोपोइसोमरेज में ही म्यूटेशन हो जाएगा। यदि इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, और यदि ये काम नहीं कर पाएगा तो डीएनए क्या हो जाएगा, एक साथ क्या हो जाएगा, एक के साथ एक जुड़ने लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो डी स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी एंड डी ओनली। ओके, तो सी एंड डी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, और ये जो ऑप्शन आईडी है वो 355, ये आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन आईडी नंबर 32, which of the following protein is essential for both the initiation of DNA replication as well as the continued advance of the DNA replication fork।
ओके, एडवांस में पूछा गया है। ओके, एक तो देखिए हमारा जो CDC6 होता है वो क्या करता है, हमारा डीएनए जब अनबाइंड होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, तो रेप्लिकेशन फोर्क बनने में जो हमारा CDC6 क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर एडवांस पूछा गया था, एडवांस में CDC45 होगा, और ये 45 क्या करता है, डीएनए अनबाइंड करने का काम करता है और डीएनए को रीइनिशिएशन करवाने का काम करता है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आईडी है वो 127 यानी कि CDC45, ये यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन संबंधित यहाँ पर 2 क्वेश्चन आया हुआ था। दो क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। ओके, इस तरीके से ये इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट और क्या है हमारा यूकैरियोटिक में किस तरीके से होता है उसके बारे में हम डिटेल से बात किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।